हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में हम 6 चैप्टर देख रहे हैं जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, चैप्टर 6, 7 एंड 8 ये तीनों चैप्टर्स जो है ये करस्पॉन्डेंस रिलेटेड है, जहां पे हमको लेटर्स लिखने हैं कि जब कंपनी को अपने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो कौन से और कैसे लेटर भेजे जाते हैं, ये चैप्टर 6 में दिया है। चैप्टर 7 करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर रहेगा और 8वें चैप्टर में रहेगा करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। बट लेटर किस तरीके से लिखने हैं, एक जब हम फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लेंगे तो एक जनरल आइडिया आपको आ जाएगा और फिर उसके बाद हम फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक के जो सेशंस हमने देखे थे जिसमें चैप्टर 6 में जो फर्स्ट लेटर था वो लेटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड लेटर जो हमें चैप्टर 6 में देखना है वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्लीज ध्यान रखना है, जो पिछले लेक्चर, जो आखिरी 2-3 लेक्चर्स जो भी कंडक्ट हुए हमारे, वो अभी भी आपके ऐप पे ओपन रखे गए हैं सो दैट आप उनको टाइम टू टाइम रिव्यू कर सको। रीजन बिंग कि ये पार्ट अगर आपने तब देखा था और अभी टाइम हो गया है तो आप वापस एक बार रिव्यू कर लो, तो फिर ये लेटर्स जो अगला पार्ट है वो देखते वक्त आपको तकलीफ ना हो। प्लीज ये ध्यान से वो लेटर्स पढ़ते रहना और उनको कंप्लीट करते रहना। तो देखेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड उसका थोड़ा बेसिक दिया है, बेसिक पहले पढ़ा जाएगा, फिर बेसिक पढ़ने के बाद फिर हम एक्चुअल लेटर लिखेंगे। और प्लीज ध्यान रखना है, लेटर लिखने के पहले मैंने जैसे बोला है कि फॉर्मेट्स रेडी रखने हैं सो दैट आप टाइम टू टाइम फटाफट कंप्लीट कर सको। सी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये हम फर्स्ट चैप्टर से देखते आ रहे हैं, रादर 11th के बेसिक से देखते आ रहे हैं दैट डिविडेंड is a part of a profit distributed to shareholders. Company can declare final dividend and interim dividend. अब यहाँ पे उन्होंने दो पार्ट दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है एज अ फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ना फाइनल मतलब साल खत्म होने के बाद जो आखिरी में दिया जाता है, और इंटरिम, इंटरिम इस वर्ड का मतलब होता है इन बिटवीन। इंटरिम इस वर्ड का मतलब होता है इन बिटवीन, साल के बीच में, विद इन अ ईयर। जब आपका पर्टिकुलर ईयर चल रहा है उसके बीच में जब आप डिविडेंड पे करते हो तो उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड साल के बीच में भी दिया जा सकता है कि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो बाद में तो देना ही है तो थोड़ा अभी से दे दो, ऐसा भी करना अलाउड रहता है। फिर जो चैप्टर नंबर 9 और 10 में आएगा वहां पे चैप्टर नंबर 10 आपका इंटरेस्ट और डिविडेंड इन दोनों के ऊपर ही रहने वाला है, तो उस चैप्टर में हम ये पार्ट पर्टिकुलरली कवर करेंगे। Dividend can be paid through dividend warrant or in an electronic mode that by ECS, ECS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्सेट्रा, टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हु इज एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। तो जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है उनको या तो वारंट के थ्रू, वारंट मतलब घर पे चेक भेजा जाएगा जिसको बैंक में डाल के आपके अकाउंट में पैसे क्लियर हो सकते हैं, या ऑनलाइन डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है, या तो ECS का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या NEFT, दोनों में से किसी का भी एक यूज करके ये किया जा सकता है। ये ऑनलाइन ट्रांसफर फैसिलिटीज है जो बैंक्स प्रोवाइड करती है। नॉर्मली आज के डेट में इनका यूज ज्यादा होता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के रिकॉर्ड में अब उनका अकाउंट नंबर भी लेके रखती है, तो जब भी डिविडेंड देना होता है तो कंपनी घर पे आपके चेक भेजे फिर आप बैंक में डालो फिर क्लियर हो, उससे अच्छा कंपनी ये पूरे शेयर होल्डर की लिस्ट बनाती है, उनके अकाउंट नंबर, और कंपनी अपने बैंक को दे देती है और कंपनी का बैंक फिर डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो ये डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ये सिस्टम ऐसा बोलते हैं। और NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये होते हैं, इवन RTGS होते हैं। ये अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके फंड ट्रांसफर यूज हो सकता है। डिविडेंड इज टू बी declared and approved by the shareholder at its annual general meeting। तो डिविडेंड जो है एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाता है, सच अ रेट एज मे बी रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब डिविडेंड के केस में ये थोड़े बेसिक्स याद रखना है कि कितना डिविडेंड देना, डिविडेंड का जो रिकमेंडेशन होता है, प्लीज ध्यान रखना, डिविडेंड रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड कि कितना डिविडेंड देना, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, ये पावर होती है विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ये पावर होती है। और डिक्लेरेशन जो होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये शेयर होल्डर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स डिक्लेयर करते हैं, फाइनल अप्रूवल देना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करते हैं कि इतना डिविडेंड देना चाहिए
और शेयर होल्डर उसको अप्रूवल देते हैं। याद रखना, शेयर होल्डर उस डिविडेंड को मना भी कर सकते बट उस रेट को बढ़ा नहीं सकते। जितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे उतना ही डिविडेंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। शेयर होल्डर उसको कम कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, बट बढ़ा नहीं सकते। अगेन ये जो सारे लीगल रूल्स है, लीगल प्रोविजंस है शेयर्स के, डिविडेंड के रिलेटेड, डिविडेंड और इंटरेस्ट, उसका एक स्पेशल चैप्टर आपको आएगा, वहां हम ये सारे रूल्स पढ़ेंगे। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम, अब ये फाइनल की बात की कि फाइनल डिविडेंड जो है वो एजीएम का पार्ट है, एनुअल जनरल मीटिंग जो साल के आखिरी में होती है। बट इंटरिम डिविडेंड आगे जो दिया है, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द मिडल ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के बीच में, साल खत्म होने के पहले। डिविडेंड इज टू बी पेड टू द शेयर होल्डर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखना कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी 30 दिन के अंदर वो पे करना है। अगर 30 डेज के अंदर पे नहीं किया तो डायरेक्टर्स को पेनल्टी लगती है, और इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी ये डिविडेंड डिक्लेयर होगा 30 डेज के अंदर ये शेयर होल्डर को मिल जाना चाहिए। बट प्लीज ध्यान रखना, ये दो टाइप के डिविडेंड उन्होंने हमको यहां सिखाए। एक फाइनल डिविडेंड बताया, याद रखना, एक डिविडेंड कौन सा बोला उन्होंने, फाइनल। फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड कर सकते हैं, और शेयर होल्डर्स या मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं वो उसको डिक्लेयर करते हैं, उसका डिक्लेरेशन देते हैं। शेयर होल्डर क्या देंगे, उसका डिक्लेरेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करेंगे, रेकमेंड करेंगे, और शेयर होल्डर उसका डिक्लेरेशन देंगे। इंटरिम डिविडेंड जो है, इंटरिम डिविडेंड, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर करते हैं, वही रेकमेंड, और रेकमेंड का कोई सवाल ही नहीं, डायरेक्ट फाइनल डिक्लेरेशन वो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जब भी डिक्लेयर होगा तो इट हैज टू बी पेड विद इन 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन से 30 दिनों के अंदर ये शेयर होल्डर्स को पे होना चाहिए। इसके और भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो सेक्शन 123 से लेके सेक्शन 127 तक है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 127 से लेके 123 से लेके 127 जो है ये डिविडेंड के रूल होते हैं। ये डिविडेंड के सारे रूल्स आपको वहां मिलेंगे, और इसके लिए हमको एक सेपरेट चैप्टर भी पढ़ना है, उस चैप्टर में हम ये सारा पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक लेटर के लिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय बोर्ड, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय बोर्ड, द सेक्रेटरी सेंड्स अ लेटर टू द कंसर्न शेयर होल्डर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जैसे ही डिक्लेरेशन होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथोराइज करते हैं, जैसे शेयर सर्टिफिकेट के लिए किया था उसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटरी को ऑथोराइज करते हैं कि आप कंपनी के बिहाफ पे शेयर होल्डर को लेटर लिखो और उसको साथ में डिविडेंड का वारंट भेजो, या ऑनलाइन अगर ट्रांसफर कर दिया है तो उसका इंटीमेशन दे दो कि हमने आपके अकाउंट में ऑनलाइन डिविडेंड दे दिया है। द लेटर कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड सच एज, पहली बात तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड, इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, लेकिन कितने शेयर्स आपके पास है, डिविडेंड वारंट नंबर, फिर ग्रॉस डिविडेंड, टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि टैक्स ही डिविडेंड में से थोड़ा टैक्स कट कर लेना। एंड फिर उसके बाद आती है नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिस्टिंक्टिव नंबर इफ एनी एक्सेट्रा, तो शेयर्स का जो डिस्टिंक्टिव नंबर है वो भी आएगा। अब याद रखना, सपोज डिविडेंड का अमाउंट है ग्रॉस अमाउंट, मतलब ग्रॉस डिविडेंड कैसे निकलेगा, तो इसका भी रूल रहता है। ग्रॉस डिविडेंड ऐसे निकलेगा आपके लिए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास इनटू डिविडेंड पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड इनटू डिविडेंड पर शेयर। सपोज आपके पास 100 शेयर्स है और एक शेयर के ऊपर 5 रुपए का डिविडेंड है, तो ये 500 रुपए जो है ये हो गया आपका ग्रॉस डिविडेंड। अगर इस पे टैक्स काटना है, टीडीएस कटने वाला है, अब ये टीडीएस के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में दिए है, उसके क्या है वो हम कल के सेशन में डिटेल देखेंगे। आज हम सिर्फ डिविडेंड की बात करेंगे, टीडीएस का कॉन्सेप्ट मैं कल के सेशन में कवर करूंगा, बिकॉज आज हम जो डिविडेंड वारंट वाला लेटर भेज रहे हैं वहां हो जाएगा ये रेगुलर पार्ट, और टीडीएस का पार्ट जब कल इलेक्ट्रॉनिक वाला लेटर की बात करेंगे उसमें मैं ये कवर करवा दूंगा। बट अभी के लिए ध्यान रखना, सपोज यहाँ पे, सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ टीडीएस इज ₹50, 50 रुपीज का टीडीएस काटना है, तो फिर उस केस में आपका नेट डिविडेंड जो आएगा वो आएगा 500 - 50
इक्वल टू 450। और ये तीनों कॉलम बनेंगे, जैसे हमने पिछले लेटर में भी कॉलम बनाए थे वैसे ही ये कॉलम बनेंगे कि ग्रॉस डिविडेंड, पहले तो कि आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पर शेयर डिविडेंड कितना है, फिर ग्रॉस डिविडेंड, फिर उसमें से माइनस होगा टीडीएस और फिर आएगा नेट डिविडेंड। तो ये सारे टेबल यहाँ भी बनेगा, जैसे पिछले लेटर में भी एक टेबल बना था, यहाँ भी टेबल बनेगा। पिछले इसमें 4 या 5 ही कॉलम का बना था, अब ये थोड़ा बड़ा टेबल बनने वाला है। तो देखते हैं क्या है आगे ना। दो ऑप्शन याद रखना, टीडीएस क्या होता है, टैक्स और टैक्स फुल फॉर्म मैंने बोल दिया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बट उसके प्रोविजन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैं कल आपको सिखाऊंगा। कल मतलब अगले सेशन में ये डिस्कस होगा। आज फिर हमें डिविडेंड से रिलेटेड 2 लेटर देखने, एक पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, दैट पेमेंट थ्रू ईसीएस और एनईएफटी इंटरिम है, लेकिन ये कौन सा है, इंटरिम, और वो भी कौन से मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ऑनलाइन किया है। तो एक वारंट के थ्रू हो गया और दूसरा ऑनलाइन हो गया। दोनों लेटर हमें एक एक करके देखना है। आज हम पहले देखेंगे कि डिविडेंड वारंट मतलब आपके घर पे अगर चेक आता है और उस चेक के थ्रू डिविडेंड आपको दिया जा रहा है तो उस लेटर में क्या क्या आना चाहिए, ये आज हम सीखेंगे। तो पहले बेसिक हमने देखा, अब आज हम दूसरा लेटर, दूसरे में याद रखना 2 केसेस है, एक डिविडेंड वारंट और एक ऑनलाइन। तो आज हम डिविडेंड वारंट के थ्रू भेजा हुआ जो लेटर है वो कैसे कंप्लीट करना है वो सीखेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। तो जो लेटर्स हम देख रहे थे, एक लेटर हमने ऑलरेडी देखा हुआ था, अगर आपको याद है पिछले सेशन में हमने ये लेटर देखा था, कंप्लीट किया था, आई होप आपने लिखा था, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। फिर जहां पे कंपनी का हेडिंग आया, डेट, रेफरेंस नंबर, 2 सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे इनसाइडर एड्रेस आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आए, फिर वो पूरा लेटर लिखा गया, ये टेबल बनाया गया, फिर उसको कंक्लूड किया गया, और इस तरीके से ये लेटर कंप्लीट हुआ था फॉर लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर के लिए। अब अगर मैं सेकंड लेटर के लिए देखूं तो मैंने फॉर्मेट बना के रखा है और इस फॉर्मेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको भी ये सजेस्ट किया है, अगर आपको याद है, कि आपको नॉर्मली जो है सारा फॉर्मेट रेडी करने की आदत होनी चाहिए। तो हर बार याद रखना, हर बार ये फॉर्मेट आपको ही बनाना है, रादर लेक्चर्स के पहले ही बना के रखा करो। जैसे आज ये लेटर हो जाएगा तो कल के लेटर का फॉर्मेट बना के रखो पहले से ही, और वैसे ही रोज एक एक फॉर्मेट हम बनाते रहेंगे। सेम कंपनी आपको लेनी है हर बार, जैसे मैंने ये यहाँ पे कंपनी ली है, मैंने बोला भी था कि आपको एक कंपनी का नाम, एड्रेस, सीआईएन नंबर के साथ ढूंढना है, टेलीफोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी वगैरह के साथ, और यही एड्रेस हर बार यूज करना है, बिकॉज लेटर का 70% पार्ट उसके फॉर्मेटिंग में है। लेटर के शुरू में भी आता है, मेन पैराग्राफ्स होने के बाद, लेटर के बाद में भी, जैसे हम लिखते हैं थैंकिंग यू, यूअर्स फेथफुली, या सिग्नेचर का पार्ट, ये सारे फॉर्मेटिंग के पार्ट है। तो लेटर्स के मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर किए जा सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मेट की आदत अच्छे से है तो मेरे साथ बिना देखे ये सब चीजें करने की कोशिश करना कि क्या क्या उस फॉर्मेट में आता है। तो आई होप आपने कंपनी का नाम वगैरह लिखा होगा। नहीं बनाया है फॉर्मेट तो वीडियो पॉज कर लो, लेक्चर पॉज करके पहले फॉर्मेट बना लो और फिर आगे लेटर स्टार्ट करना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने बना लिया है, नहीं तो पॉज करके बनाया है, बट आप उसके लिए रेडी हो। फिर ये कंपनी का नाम एड्रेस का हेडिंग होने के बाद अगला पार्ट जो हम लिखते हैं वो है डेट, जो राइट साइड यहाँ पे लिखा जाता है डेट। अब मैंने आपको बोला था नॉर्मली डिविडेंड के केस में, सॉरी नॉर्मली लेटर्स के केस में हम करंट डेट लिख सकते हैं, बट डिविडेंड, अब ये डिविडेंड जो है हम वारंट के थ्रू दे रहे हैं, और कौन सा डिविडेंड बोला है, फाइनल डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड कभी भी नहीं दिया जा सकता, जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद डिविडेंड दिए जाते हैं। साल खत्म होने के लिए भी सर्टन डेज, सर्टन प्रोसीजर्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर ये सपोज 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च चलता है। तो अगर मैं पिछला फाइनेंशियल ईयर लूं 2019, तो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का ये टाइम है। अब साल खत्म होगा 31 मार्च 2020 को, तो इमीडिएटली एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती। हमने देखा ना फाइनल डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे सिर्फ ईयर एंड होता है। फिर ईयर एंड होने के बाद बुक्स क्लोज होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो फाइनलाइज होती है। फिर ये फाइनलाइज होने के बाद वो ऑडिटर को दिया जाता है। फिर ऑडिटर ऑडिट का काम करके ऑडिट करता है और रिपोर्ट देता है, ऑडिट रिपोर्ट आएगा। फिर वो ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट बनता है, तो बोर्ड रिपोर्ट बनेगा। और ये बोर्ड रिपोर्ट बनने के बाद फिर एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाएगी। फिर ये एनुअल जनरल मीटिंग होने के बाद
फिर आगे डिविडेंड का पेमेंट होगा, क्योंकि मीटिंग में डिक्लेरेशन होगा, फिर आगे 30 दिनों के अंदर ये पेमेंट करना पड़ता है। तो याद रखना, नॉर्मली ये सब प्रोसीजर होने में अगर आप यहाँ ध्यान दोगे कि भाई साल खत्म हो रहा है मार्च से लेके अल्टीमेट एजीएम आके डिविडेंड पे करने में नॉर्मली 3 से 4 महीना या 2 से 3 महीना तो लगेगा ही। तो जब भी आप डेट लिखोगे, डेट ये हमेशा के लिए याद रखना, डेट फॉर द डिविडेंड लेटर, या रादर मैं ये भी बोल देता हूं फाइनल डिविडेंड लेटर। फाइनल डिविडेंड का जो लेटर है, डेट फॉर फाइनल डिविडेंड लेटर, ये हमेशा हमेशा नॉर्मली ये जो एजीएम है, नॉर्मली एजीएम का लास्ट डेट होता है 30 सितंबर, 6 महीने के अंदर, साल खत्म होने से लेके 6 महीने के अंदर लेना पड़ता है, तो 30 सितंबर। तो नॉर्मली ये जुलाई अगस्त सितंबर में से कुछ तो भी लेना है, जुलाई अगस्त और सितंबर, इनमें से कोई भी लिया तो भी चलेगा, प्रेफरेबली अगस्त या सितंबर लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट डेट 30 सितंबर होती है, 30 सितंबर के पहले ही एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। तो जनरली आपको जो डिविडेंड का लेटर का डेट है, तो वो इनमें से कोई तो भी लेना है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। हम कोई भी रैंडम डेट नहीं डाल सकते, बाकी लेटर्स में ठीक है, बट डिविडेंड के लेटर्स में रैंडम डेट डालना पॉसिबल नहीं होगा। आपको जुलाई अगस्त या सितंबर के आसपास की ही डेट लेनी है फॉर फाइनल डिविडेंड। इंटरिम के लिए कुछ अलग लॉजिक रहेगा, वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये लेटर का जो डेट हम देख रहे हैं, ये अप्रैल के बाद वगैरह का होना चाहिए, जून जुलाई वगैरह ऐसा कुछ रखा तो ज्यादा बेटर है। तो आपने जून रखा तो भी ऐसा बहुत प्रॉब्लम है ऐसा नहीं, बट नॉर्मली कंपनी के सारे काम होने में थोड़ा बहुत वक्त तो लगता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये लेटर जो है, सपोज हम लिख रहे हैं 10th अगस्त 2020 को हम ये लेटर लिख रहे हैं। फिर डेट होने के बाद अगला जो पार्ट होता है वो है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर मैंने बोला है, ये अपने आप से आपको आदत होनी चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। जैसे बहुत बार कंपनी का शॉर्ट फॉर्म वहां पे रहता है, सो TML, टाटा मोटर्स लिमिटेड। सपोज ये लेटर नंबर है आपका 1503, इतने लेटर्स हो चुके हैं। और जो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट एस, जैसा हम परचेज डिपार्टमेंट के लिए P लिखते थे, सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट के लिए S लिख सकते हैं, या SD लिख सकते हैं, या SECR डॉट ऐसा लिख सकते हैं। और ये ईयर जो है वो है 2020-21। याद रखना, फाइनेंस पिछले साल खत्म होने के बाद ये लेटर लिखा जा रहा है, तो 2020-21 या सिर्फ 2020 लिखा तो भी चलता है। फिर ये पार्ट होने के बाद मैंने पहले भी बोला था आपको, हम थोड़ा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड जाएंगे लेटर्स लिखने के लिए, बिकॉज उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो डेट आएगा, रेफरेंस नंबर आता है, डेट रेफरेंस नंबर के बाद आता है इनसाइडर एड्रेस। तो इनसाइडर एड्रेस के लिए सपोज हम लिख रहे हैं मिसेस ज्योति सिंह, जो भी एड्रेस है, याद रखना ये एड्रेस आपको एज इट इज टेक्स्ट बुक से उठाने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप रैंडमली भी ये एड्रेसेस बना सकते हो, और अदर आना चाहिए। एक पर्टिकुलर प्रॉपर एड्रेस लिखना ये एज सच डिफिकल्ट पार्ट नहीं होता है। तो सपोज आप यहाँ पे लिख रहे हो 13 लक्ष्मी निवास, आदर्श कॉलोनी, हर जगह होती है आदर्श कॉलोनी। फिर उसके बाद सर्टन एक कोई तो भी रोड लगा देना उसके साथ, सपोज फॉर एग्जांपल रिंग रोड भी हर जगह होता है जहाँ हाईवे होता है। और कोई एक पर्टिकुलर सिटी अगर पिन कोड के साथ अगर आपको पता है तो बेटर है। तो फॉर एग्जांपल जलगांव 425001, बिना पिन कोड के एड्रेस नहीं लिखा जाता, प्लीज याद रखना। तो ऐसी ही सिटी लिखना जिसका पिन कोड आपको पता है। तो पहले आपने हेडिंग लिखा, फिर डेट, फिर रेफरेंस नंबर, फिर इनसाइडर एड्रेस। अगला कंटेंट, 4 कंटेंट हो गए। अगला कंटेंट जो आता है वो है सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट सेंटर में लिखने वाले हो या लेफ्ट में से भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर बड़ा है तो लेफ्ट से स्टार्ट करना, अदरवाइज सेंटर में लिखा तो भी अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन वाइज। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो है वो है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का हमने पेमेंट किया है, तो सब्जेक्ट में आएगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। नाउ अब ये इक्विटी शेयर्स पे कितना डिविडेंड दिया है, या इक्विटी शेयर्स जो है वो कितने रुपए के है, वो भी लिखा जा सकता है। कि इक्विटी शेयर्स जो है, जैसे मैंने बोला है कि हम थोड़ा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड जाएंगे फॉर्मेटिंग के केस में, क्योंकि उसी के बेसिस पे मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे वहां पे उन्होंने दिया है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच,
एक जो इक्विटी शेयर है वो 10 रुपए का है, इस हिसाब से। फिर ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो अगली चीज आती है वो होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज द फर्स्ट ग्रीटिंग जो हम करते हैं, और क्योंकि ये हमारे ही शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर रहने वाले हैं तो हम उनको डियर सर या डियर मैडम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक लाइन छोड़ के याद रखना, सब्जेक्ट के ऊपर एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट के नीचे एक लाइन छोड़ना है, फिर सैल्यूटेशन स्टार्ट होगा डियर मैडम। क्योंकि ये लेडी है तो हम उनको ऐसा लिख सकते हैं डियर मैडम। तो इनको हम लेटर लिख रहे हैं। अब याद रखना, जैसे कि हमने देखा है कि लेटर में जो मेन पर्टिकुलर बॉडी पार्ट होता है उसमें पहले इंट्रोडक्टरी पैरा आता है, फिर मेन पैराग्राफ आता है, फिर कंक्लूडिंग पैरा आता है। तो जो इंट्रोडक्टरी पैरा है वहां हम रफली बताते हैं कि ये लेटर किस चीज के बारे में। तो बेसिकली ये लेटर किस चीज के बारे में है कि कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड की है और उसमें डिसाइडेड डिविडेंड जो है वो हम आपको दे रहे हैं, और उसके बारे में ये लेटर है। तो ध्यान से सुनना है, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना सेंटेंस इधर उधर चलेगा, बट ये कंटेंट बहुत जरूरी होता है कि मीटिंग हुई, मीटिंग में डिविडेंड डिसाइड हुआ, ये आपके वर्ड्स में एक्सप्रेस होना चाहिए। सो लिखना है साथ में जो आपको वहां पे दिया हुआ है, दैट आई पैराग्राफ बना के आई एम इंस्ट्रक्टेड by the board of directors to convey to you हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम आपको कन्वे कर रहे हैं। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे टू यू दैट इन 31st annual general meeting held on 20th अप्रैल, अप्रैल नहीं जा सकते हम, अब ये डेट थोड़ा सा केयरफुली रखना है। अभी तक का पार्ट क्या है कि हमें ये बोला गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और किस हिसाब से कि हमने एनुअल जनरल मीटिंग रखी 31st, मतलब पहला साल जब कंपनी बनी होंगी तो फर्स्ट, फिर बाद में सेकेंड, थर्ड, तो अभी ये 31st एनुअल जनरल मीटिंग थी जो होल्ड की गई। अब याद रखना इसका इस डेट के साथ कनेक्शन रहेगा। अभी मैं इसको बॉक्स कर रहा हूं, ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ मैं मेरे रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि ये जो डेट लिखी गई है 10 अगस्त 2020, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल देखा कि जब भी मीटिंग हुई, मीटिंग हो चुकी है, प्लीज याद रखना मीटिंग हो चुकी है, अब हम लेटर लिख रहे हैं। बट ये जो भी मीटिंग हुई है अभी अभी हमने रूल देखा कि मीटिंग से 30 दिन के अंदर डिविडेंड देना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन। तो अब अगर आप ये 10 अगस्त को लेटर लिख रहे हो तो उसके 5-6 दिन या 8-10 दिन पहले की डेट लिखना कि मीटिंग कब हुई, अब 8 दिन में 10 दिन में हम करें। बहुत पुरानी मत लिख देना, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक से देख रहा था और वहां पे मैंने 10th मई लिख दिया था तो गलत हो जाता, क्योंकि 10 मई को मीटिंग हुई, अभी अगस्त चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो गए और फिर डिविडेंड दे रहे, ये तो रूल का वायलेशन हो गया। और इसीलिए ध्यान रखना है कि आपके लेटर की डेट, तो सीक्वेंस याद रखना, पहले मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद लेटर लिख रहे, तो इसका मतलब ये लेटर आज लिखा जा रहा है, अगर 10 अगस्त को लिखा जा रहा है तो मीटिंग इसके कुछ 8-10 दिन पहले आपको उसकी डेट डालनी है। तो से फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिख देते हैं हेल्ड ऑन 2 अगस्त, 8 दिन पहले, 2 अगस्त 2020। तो अभी तक क्या लिखा हमने? I am instructed by the board of directors to convey to you that in 31st annual general meeting held on 2 August 2020। आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले मीटिंग होती है फिर लेटर आता है। तो लेटर की डेट अगर 10 अगस्त डाली है मतलब मीटिंग 7-8 दिन पहले है, बहुत दिन पहले नहीं, 7-8 दिन पहले का ही डालना है। तो 2 अगस्त को ये मीटिंग हुई है। नाउ 2020 फाइनल डिविडेंड, फाइनल साल खत्म होने के बाद है ना, तो फाइनल डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹2.5 पर इक्विटी शेयर। एक शेयर के पीछे ₹2.5 का डिविडेंड वो बोल रहे, पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each has been approved by members
members for the year ending 31st March 2020 31st मार्च 2020। तो वापस इस लेटर का कोर पार्ट आपको समझना है कि 31 मार्च 2020 को साल खत्म हुआ। जो हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा था कि पहले साल खत्म होता है 31 मार्च 2020 को, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल हुए, ऑडिट हुआ, ऑडिटर ने रिपोर्ट दिया, डायरेक्टर का रिपोर्ट बना, ये सब शेयर होल्डर को बुला के, मतलब शेयर होल्डर को भेज के उनकी मीटिंग बुलाई गई, जो हमारे रेफरेंस के हिसाब से 2 अगस्त को हुई। और अब हम ये डिविडेंड के पेमेंट का लेटर उनको भेज रहे हैं ऑन 10 अगस्त। इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस चलता है। और पहला पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक ही सेंटेंस में पूरा पैराग्राफ खत्म कर दिया है। तो अगर मैं शुरू से पढ़ता हूं, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू कन्वे टू यू दैट इन 31st एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 2 अगस्त 2020 फाइनल डिविडेंड, यहाँ पे कॉमा है 20 के बाद, फाइनल डिविडेंड एट ₹2.5 per equity share of 10 each has been approved by member for the year ending 31st March 2020 की मेंबर ने पर शेयर ₹2.5 का डिविडेंड अप्रूव किया। मैं वापस बोल देता हूं, सेंटेंस आपका एग्जैक्ट सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं, बट डिटेल्स आनी चाहिए। कौन कौन सी डिटेल आनी चाहिए कि एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई और कितने रुपए का डिविडेंड एक शेयर को दिया गया। ये रेफरेंस आना बहुत जरूरी है कि एनुअल जनरल मीटिंग में इतने इतने रुपए पर शेयर का डिविडेंड आया है और हमें ये लेटर लिखने की अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी है। ये आपके सेंटेंस में ये डिटेल्स आना जरूरी है। फिर आप 4 लाइन का एक सेंटेंस बनाओ या छोटे छोटे करके सेंटेंसेस बनाओ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब आगे लिखेंगे, अगला पैराग्राफ आएगा आपका, योर कंपनी, नेक्स्ट पैराग्राफ, योर कंपनी has complied with, now comply करना मतलब फॉलो करना, complied with all the statutory provisions section 123 of the Companies Act 2013 relating to declaration of dividend। तो मेजर प्रोविजंस इसकी सेक्शन 123 में है, तो वो सारे हमने फॉलो किए हैं, ऐसा हम उनको प्रॉपरली लिख रहे हैं। तो ये एक और डिक्लेरेशन हो जाता है हमारी साइड के कि हमने सेक्शन 123 के सारे रूल्स फॉलो किए। फिर अगला पार्ट आएगा डिटेल्स, एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू यू आर एज फॉलोज। तो आपको जो डिविडेंड देना है उसके डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, और ये जो डिटेल्स है इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा टेबल। अब ये टेबल पहले कंटेंट समझ लेना है, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर ये टेबल बनाना है। इस टेबल में याद रखना आपके 7 अलग अलग कॉलम बनेंगे, 7 कॉलम बनाने हैं और 4-4 5-5 लाइन के ये कॉलम्स आपको बनाने होते हैं। तो आप भी ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ या साथ में ड्रॉ कर सकते हो, पहले मेरा कॉलम्स देख लेना और फिर ड्रॉ करना, या एक मेरे साथ साथ या पूरा मेरा होने के बाद देखा तो भी चलेगा। तो ये आपको 7 कॉलम ड्रॉ करने रहेंगे, जिसमें पहले हम कॉलम नंबर्स भी लिखते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज इस पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है, इवन कंपनीज केस में तो उनके लिए इजी होता है क्योंकि कंप्यूटर्स में ये लेटर टाइप होते हैं, आजकल हाथ से नहीं लिखे जाते हैं, बट हमें तो हाथ से लिखना पड़ेगा अगर हमें मार्क्स चाहिए तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला एक कॉलम नंबर 1, यहाँ पे आता है आपका रजिस्टर फोलियो नंबर। यहाँ पे हम अलग अलग डिटेल्स डालते हैं, तो इसको हम 2 कॉलम में 2 लाइन में हम बनाएंगे रादर इसको, और फिर उसके बाद ये आखिरी वाले डिटेल्स वैसे बहुत ज्यादा नहीं है, तो कैसे बनेगा वो एक बार देख लो, फिर आप आराम से बना सकते हो। पहला कॉलम,
फिर उसके बाद आएगा कौन से कॉलम में क्या आने वाला है वो मैं बताते चलूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे यहाँ पे। फिर तीसरा कॉलम आएगा आपका, तीसरा कॉलम में डिस्टिंक्टिव नंबर होता है शेयर्स का, जहां भी नंबर ऑफ शेयर्स आता है वहां ये कॉलम फिक्स होता है डिस्टिंक्टिव नंबर। फिर डिविडेंड हम दे रहे हैं उसको, तो डिविडेंड का वारंट नंबर होता है। फिर उसके बाद आगे आता है ग्रॉस डिविडेंड, फिर आएगा इनकम टैक्स डिडक्टेड टीडीएस जिसकी हम बात करते हैं, और फिर आएगा आपका आखिरी पार्ट नेट डिविडेंड। तो ये टोटल 7 कॉलम आपको यहाँ पे बनाने हैं और उसका ध्यान रखना है। तो ये 7 कॉलम आपको रेडी करने हैं, राइट। तो अभी ये साथ साथ लिखे या अलग से लिखे तो भी चलेगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एक डिक्लेरेशन मेरी साइड से है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा था कि सर हम ये अलग अलग पेन में लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपको या तो ब्लैक या ब्लू पेन में लिखना है। पेंसिल का यूज कर सकते हैं ड्रॉ करने के लिए, बट ये सारा एक ही पेन में होना चाहिए। क्योंकि मैंने रेड पेन में लिखा है इसलिए आप भी रेड पेन में लिखो, ऐसा नहीं है। रेड पेन में लिखना तो अलाउड ही नहीं है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन आपको यूज करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ध्यान से ये करना है, मल्टीपल इंक्स अलाउड करना यूज करना अलाउड नहीं होता। तो सबसे पहला जो कॉलम उन्होंने बोला है उनके हिसाब से पहले कॉलम में आता है आपका रजिस्टर फोलियो नंबर। तो ध्यान रखना है रजिस्टर फोलियो नंबर, हर बार ये कॉलम आएगा ही आपका। रजिस्टर फोलियो नंबर, ये मैंने आपको बोला था कि पेज नंबर होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर का, जिस पेज पे आपकी एंट्री है। सेकेंड कॉलम होता है आपका नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, कि कितने शेयर्स शेयर होल्डर के पास है। फिर तीसरा कॉलम होता है डिस्टिंक्टिव नंबर। ये डिस्टिंक्टिव नंबर में जो है इसमें और 2 कॉलम बन जाते हैं छोटे से, फ्रॉम टू, कहां से लेके कहां तक कितने शेयर्स उसके पास है। फिर उसके बाद अगला 4th कॉलम आता है डिविडेंड वारंट नंबर। अब जो आप चेक उसको भेजोगे, डिविडेंड वारंट भेजोगे, उसका एक सीरियल नंबर होता है, वो डिविडेंड वारंट नंबर। फिर उसके बाद 5th कॉलम जो है वो आएगा उसका ग्रॉस डिविडेंड, ग्रॉस डिविडेंड कितना है। फिर उसके बाद 6th कॉलम आता है इनकम टैक्स डिडक्टेड, अगर टैक्स डिडक्ट हुआ है तो इनकम टैक्स डिडक्टेड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टीडीएस, जिसका कंसेप्ट हम कल सीखेंगे अगले सेशन में। और फिर आएगा नेट डिविडेंड। सिंपल सी बात है, रजिस्टर फोलियो नंबर मैंने बोला कि पेज नंबर होता है। अब जैसे पिछला लेटर अगर आप याद करोगे तो वहां पे हमने रजिस्टर नंबर जो है कुछ अलग तरीके से लिखा था। अगर मैं लास्ट लेटर अगर दिखाऊं और उसमें अगर हमने देखे तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो हमने ये 1006 ऐसा कुछ तो भी लिखा था। और फोलियो नंबर में इसी तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं। बहुत बार फोलियो नंबर जो होता है वो अलग अलग रजिस्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्टर है, बहुत सारे शेयर होल्डर थे तो रजिस्टर नंबर ए बी सी डी ऐसा होता है। फिर रजिस्टर ए में आपका पेज नंबर है सपोज 230, बी में हो सकता है। तो ऐसे भी रजिस्टर फोलियो नंबर होते हैं, अलग अलग तरीके से ये आ सकते हैं। जैसे पिछली बार एक रैंडम नंबर था, नंबर ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B130, इसका मतलब है रजिस्टर नंबर बी में पेज नंबर 130 ऐसा। फिर नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, नॉर्मली ये राउंड फिगर रखना बेटर रहता है, जितना राउंड फिगर रखेंगे उतना इजी रहेगा आगे के कैलकुलेशंस के लिए। फिर डिस्टिंक्टिव नंबर हमें डालना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4301 से लेके 4400। इन सब की आदत रखना, ये अभी इनिशियल लेटर्स है इसलिए मैं आपको इसमें हेल्प कर रहा हूँ। बाद में आपको ये चीजें खुद ही फील करनी है जब आप लेक्चर्स में हो। तो अभी से देख लो कि 4301 से लेके 4400 यही नंबर लिखने चाहिए, ऐसा नहीं आप अपने मन से कोई और नंबर भी लिख सकते हो। डिविडेंड वारंट नंबर, ये चेक नंबर की सीरीज में हो सकता है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है B9210, इस तरीके से वारंट आता है। अभी इस लेटर में डिविडेंड वारंट है, अगले दोनों चैप्टर में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अगला चैप्टर डिबेंचर का है, उसके आगे डिपॉजिट का है। तो जैसे यहाँ डिविडेंड का लेटर है वहां इंटरेस्ट का रहेगा, सेम सारी चीजें रहेंगी। तो मैं वहां एक्सपेक्ट करूंगा कि क्योंकि आप ये लेटर सारे देख चुके हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आगे ये सही से लिखते आए। फिर ग्रॉस डिविडेंड, अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखना, हमने 100 शेयर्स उसके लिए बोले हैं और ऊपर हमने लिखा था 2.5 पर शेयर, तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाता है 250। अब इनकम टैक्स डिडक्टेड, मैं अभी यहाँ पे नील लिख रहा हूं, मैंने बोला है कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वहां पे मैं इसके बारे में अमाउंट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो अगर टैक्स डिडक्ट नहीं करना पड़ा है तो नेट डिविडेंड जो आएगा वो आएगा सेम,
क्योंकि टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो ग्रॉस और नेट सेम है। अगर 10 रुपए का टैक्स डिडक्ट होता तो यहाँ आता 250, जो ग्रॉस में 250 था, -10 नेट में 240 आता, बट क्योंकि ये नील है तो ये सिर्फ 250 आएगा। और ये 7 डिटेल्स आपके इस लेटर में रिक्वायर्ड है कि रजिस्टर फोलियो नंबर क्या है, कितने शेयर्स उसके पास है, उन शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, डिविडेंड वारंट नंबर, उसका ग्रॉस डिविडेंड, नेट उसका टैक्स डिडक्टेड कितना है और नेट डिविडेंड। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला पार्ट जो है सिंपल छोटी सी बात है अब यहाँ पे, नेक्स्ट पैराग्राफ, द डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड, डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड हियर विथ, मतलब इस लेटर के साथ हमने अटैच किया है हियर विथ, प्लीज डिटैच, तो जो अटैच किया हुआ है डिटैच करो, प्लीज डिटैच डिविडेंड वारंट प्लीज डिटैच डिविडेंड वारंट along with परफोल्टेड, याद रखना परफोल्टेड लाइन। नो, परफोल्टेड लाइन का मतलब होता है कि नॉर्मली जब हम कभी भी डिविडेंड वगैरह या डिविडेंड चालान वगैरह भरता है, आपने कभी कॉलेज में चालान भरा होगा, तो वो फाड़ने के लिए, मतलब उसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन होती है, तो वहां से वो इजीली टीयर किया जा सके, फाड़ा जा सके, उसके लिए हम यूज करते हैं परफोल्टेड लाइन। फिर ये पार्ट कंप्लीट होगा और फिर आएगा थैंकिंग यू। फॉर्मल क्लोजर करने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं थैंकिंग यू। फिर इसके बाद आता है यूअर्स फेथफुली, बट यूअर्स फेथफुली के नीचे फटाफट आगे सिग्नेचर वगैरह ये भी आता है, तो आप ये नेक्स्ट पेज पे भी लेके जा सकते हो। अगर पेज खत्म होता है कहीं पे तो जहां जैसी जगह है वैसा एडजस्ट करके आप आगे पेज पे जा सकते हो। तो आगे फिर मैं लिखूंगा यूअर्स फेथफुली फॉर, जो कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। हम एक ही कंपनी के बारे में ये कंटिन्यूअसली लिखेंगे, सो हमारे लिए ये बार बार याद करने की कोशिश, बार बार याद करने की प्रॉब्लम ना आए। फिर सिग्नेचर जो सेक्रेटरी करता है, तो यहाँ पे आप फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो सेक्रेटरी लिखो या पूरा कंपनी सेक्रेटरी लिखा तो भी चलेगा। अब याद रखना इस केस में, इस लेटर में ये अभी खत्म नहीं हुआ, पिछला लेटर यहाँ खत्म हो गया था, ये नहीं हुआ, और ये लेटर ही बता रहा है। लेटर में जब टेबल खत्म हुआ तो टेबल के नीचे हमने लिखा था कि हम आपको साथ में कुछ भेज रहे हैं, और अगर हम ऐसा साथ में कुछ भेज रहे हैं तो उसको बोला जाता है इनक्लोजर। तो जहां आपने सेक्रेटरी का ये डेजिग्नेशन खत्म किया उसके बाद आएगा इनक्लोजर, और वहां हम लिखेंगे डिविडेंड वारंट। क्या लिखा जाएगा वहां पे? डिविडेंड वारंट। ये पर्टिकुलर चीज आपको वहां पे लिखनी पड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये लेटर में ही लिखा जाता है, जब इनक्लोजर आएगा या नहीं आएगा, जैसे कल वाले लेटर, पिछले वाले लेटर में नहीं था, बट किसी भी लेटर में इनक्लोजर आएगा या नहीं आएगा ये प्योरली देखा जा सकता है, उस लेटर में ही डिपेंडेंट होता है। लेटर में ही हमने लिखा है कि हम लेटर के साथ कुछ भेज रहे हैं, तो वो डिविडेंड वारंट। तो पहला लेटर हमने देखा था, आज डिविडेंड पेमेंट देखा जो डिविडेंड वारंट के थ्रू था। अगला लेटर जो रहेगा इंटरिम डिविडेंड है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से दिया जा रहा है, तो ऑनलाइन तरीके से पे किया जाएगा, तो उसके लिए लेटर का रेफरेंस बदल जाए, वहां वारंट नहीं रहे, वहां सिर्फ बोला जाएगा कि हमने डिविडेंड भेजा है, एक बार चेक कर लो। जो भी है तो वो सब हम अगले सेशन में देखेंगे कि जब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड में डिविडेंड देंगे तो किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और कैसे उसका लेटर लिखा जाएगा, और टीडीएस का प्रॉपर कंसेप्ट, ये सारी चीजें अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सेशन में।